राइट, सो वी स्टार्टिंग विद जीएसटी काउंसिल टुडे। ठीक है, जो बाकी हमारा पार्ट पिछले सेशन में रह गया था आईबीसी का, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में वापस से हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जीएसटी काउंसिल से स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली किस कंटेक्स्ट में न्यूज में था, तो सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ और इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड दैट रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी आर नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर सेंटर और स्टेट। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक एक जजमेंट है जो हम याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लैरिफाई कर दिया है कि जीएसटी के अगर कोई रिकमेंडेशन है तो दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट और सेंटर। तो जीएसटी क्या है? जैसा कि हम लोगों को पता है 2017 में एक लैंडमार्क रिफॉर्म था हमारे इंडिया के इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो जीएसटी क्या है तो ये पता होना चाहिए। यूपीएससी में 2 बार सवाल भी आ चुका है जीएसटी के ऊपर, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज destination based domestic tax on the consumption of goods and services introduced in the country with effect from 1st July 2017। ठीक है, सो अपने आप में एक बहुत वैल्यू लेडन डेफिनेशन है ये। ये जो भी बोल्ड में मार्क करा हुआ है ना, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड डोमेस्टिक टैक्स, अपने आप में एक वैल्यू लेडन कीवर्ड्स है। जब भी आप जीएसटी की डेफिनेशन लिखते हो तो इन वर्ड्स के विदाउट वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, सो अपने को पता है ये जहां पे कंजम्पशन होता है उसके हिसाब से टैक्स लगता है, यानी डेस्टिनेशन जहां पे लास्ट में पहुंचेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी स्टेज मतलब कि विद इन द स्टेट अगर हो रहा है या फिर इंट्रा स्टेट हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है या फिर इंट्रा स्टेट हो रहा है, दोनों के ऊपर ये लगता है। ठीक है, सो इस सेंस में मल्टी स्टेज है। ठीक है, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101। ठीक है, तो ये याद रखना, डायरेक्टली ये भी पूछ लेता है कि ये वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से क्या आया था प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इट सबज्यूम सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आइडिया ये था वन नेशन वन टैक्स बनाने का। ठीक है, ऑल्दो हमने जीएसटी बनाया जरूर, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो विजन था वो फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि जीएसटी के अंदर भी बहुत सारे हम स्लैब्स देखते हैं। 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब है, 18% का स्लैब है, 28% का स्लैब है। फिर देर आर सेवरल एग्जाम्पशंस ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पशन देखते हैं अभी। तो इसने कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम किया? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा वर सब्ज्यूम्ड। ठीक है, तो ये चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों पे जो इनडायरेक्ट सर्विस टैक्सेस लग रहे थे उन सबको सब्ज्यूम कर दिया है। रिसेंटली ये सर्विस टैक्स के ऊपर थोड़ा अभी आई थिंक क्लैरिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप किसी होटल वगैरह में खाने जा रहे हो तो वो कई बार सर्विस चार्ज आपसे वसूल कर लेते थे। तो माइंड यू, सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज आर टू डिफरेंट थिंग। सर्विस टैक्स जो था वो सब्ज्यूम हो गया था अंडर जीएसटी। सर्विस चार्ज होता है कि होटल वाले आपको जो सर्विस प्रोवाइड करें उसका आप अलग से पैसा ले रहे थे। ठीक है, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी, और कोई लीगल प्रोविजन भी नहीं है कि आपको ऐसा कुछ वसूलना है। तो उस पर क्लैरिफाई किया अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कि आप सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। ठीक है, सो ये देख लेना, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। हाउएवर सम आइटम्स वर एग्जेम्प्टेड। तो क्या क्या है वो एग्जेम्पशन आइटम्स? एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोकेमिकल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सो ये सब कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता है। कई बार स्टेट पीसीएस में ये डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन कौन सा एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, माइंड यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एग्जेम्पशन एंड 0% जीएसटी। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, नील जीएसटी वाले को भी इंक्लूड कर देते हैं एग्जेम्पशन में, तो वो चीज गलत है। एग्जेम्पशन मतलब जीएसटी लग ही नहीं रहा है। 0% का मतलब है कि वो जीएसटी स्ट्रक्चर में है, बस उस पर टैक्स रेट 0 है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना। Next, under Article 246, subclause A, it gives Parliament and Legislature of every state power to make laws with respect to goods and services tax imposed by Union or by such state। ठीक है, तो स्टेट को भी पावर है, पार्लियामेंट को भी पावर है कि वो इस आर्टिकल 246 के अंडर जीएसटी के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अगर स्टेट बनाता है तो वो स्टेट के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर ही लागू होगा, और अगर पार्लियामेंट बना रहा है तो वो ऑल ओवर इंडिया लागू हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। हाउएवर विद रिगार्ड्स टू इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडर 246 सब क्लॉज ए पॉइंट 2, तो यहाँ पे पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। ठीक है, तो इवन हम बात करते हैं इंटरस्टेट जो ट्रेड होता है वो जनरली कंकरेंट लिस्ट, सॉरी कंकरेंट नहीं,
वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, तो यूनियन इज एम्पावर्ड ओवर देयर। नेक्स्ट, जीएसटी के बारे में और जानते हैं, काउंसिल के बारे में। सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 271 सब क्लॉज 1, ठीक है, इंट्रोड्यूस थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसमें मेंबरशिप कौन कौन होते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मेंबर, ठीक है, ही इज आल्सो द चेयरपर्सन, तो एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही बिकम्स द चेयरपर्सन। यूनियन की तरफ से एक और मेंबर होते हैं इनके साथ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ठीक है, वो एक मेंबर होते हैं। इसके अलावा बाकी स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर जो है, या जो भी वहां की स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी नॉमिनेट करना चाहती है, वो रिप्रेजेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड जहां पे भी यूटीज के अंदर कोई इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो वहां पे भी मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। Next, the vice chairperson is selected by the members of council from one amongst themselves. GST Council office is in New Delhi with the Revenue Secretary as the ex officio secretary to GST Council. ठीक है, सो याद रखना ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं। तो कोरम क्या होता है, कोरम इसके अंदर है कि कितने लोग होंगे तब मीटिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो कोरम रिक्वायरमेंट ऑफ 1/2 ऑफ द पीपल, ठीक है, तो अगर लेट्स से ये टोटल 30 to 35 लोग हो गए, अगर उसके हाफ अगर नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये कोरम की बात होगी। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, तो डिसीजन मेकिंग इज डन बाय इफ अ डिसीजन हैज 3/4 मेजोरिटी देन इट वुड बी कंसिडर्ड एट पास, ठीक है, 3/4 मेजोरिटी से ज्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन दैट, तब कोई डिसीजन पास होगा। लेकिन इसमें एक कैविएट है, या इसमें एक कैच ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अंदर वेटेज मिली हुई है, इन द सेंस कि 1/3 ऑफ द वोट आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी 33% वोट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गए, और बाकी 2/3 यानी 66% वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हो गए, ठीक है। यानी अगर सारे स्टेट एक तरफ हो जाए और अपना एक वोट किसी एक डिसीजन के फेवर में दे, ठीक है, तो 66% ही होगा। लेकिन हमने देखा अगर डिसीजन पास कराना है तो 75% की मेजोरिटी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेट्स अपने आप से कोई डिसीजन पास नहीं करा सकते, उन्हें हमेशा मैंडेटरीली सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट भी होना चाहिए उसके अंदर। विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट दे कैन नॉट पास दिस लॉ, ठीक है। सो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या था इस फ्रेमवर्क पे। So according to the latest judgment, both Parliament and state legislature possess simultaneous power to legislate on GST, as recommendation of GST Council are only pervasive, not binding. ठीक है, so Article 279A does not specifically mention that all GST decisions are binding on all parties. ठीक है, इसी चीज पे क्लैरिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर काउंसिल कोई रिकमेंडेशन देती है, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। नेक्स्ट, Article 246 capital A empowers Parliament as well as state legislature to make laws regarding GST, ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस देखते हैं जीएसटी काउंसिल का। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द जीएसटी काउंसिल हैज प्लेड अ की रोल इन रिप्लेसिंग मल्टीपल टैक्सेस, ठीक है। सो हमने देखा था वन नेशन वन टैक्स का जो आइडिया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी को लाया गया था, ठीक है। स्लैब्स मैंने पहले ही बता दिए, 5, 12, 18, 28% है। जनरली 28% का जो ब्रैकेट है वो लग्जरी गुड्स पे रखा गया है, ठीक है, कि लग्जरी गुड्स या सिन गुड है उनको खासकर रखा गया। लेकिन कई ऐसे गुड भी हैं जो लग्जरी या सिन गुड नहीं है, फिर भी 28% कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ सिन गुड या लग्जरी गुड पे, सम अदर गुड्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सेस भी लगा सकते हैं, उसका भी प्रोविजन है। सो ये चीज याद रखना। बोलिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इकोनॉमिक फेडरलिज्म देख लेते हैं। तो फेडरलिज्म कैसे हो रहा है कि ये जीएसटी काउंसिल है, इसके अंदर मेंबरशिप है सेंटर से और स्टेट से, तो उस सेंस में दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि ये जो फेडरलिज्म है ये सेंटर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जो कि हमारी पॉलिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। हम बोलते भी हैं कि फेडरलिज्म विद अ सेंट्रल बाइस, तो वो चीज कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल में भी दिख रही है, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ाता है। अब पहले एक बहुत ही डिस्क्रीट स्ट्रक्चर था, ठीक है,
स्टेट टैक्सेस अलग भरने पड़ते थे, स्टेट का वैट अपना अलग होता था, सेंटर का एक्साइज ड्यूटी अपना अलग होता था, ठीक है। तो वो टैक्स फाइलिंग एक बहुत ही टाइम टेकिंग या बहुत ही आर्डरस प्रोसेस था, ठीक है, कि बहुत वर्क करना पड़ रहा है, और नॉर्मल लोगों के बस की बात भी नहीं थी इतना ज्यादा टैक्स कंप्लायंस कर पाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन टैक्स बर्डन को कम किया है, ठीक है। द जीएसटी काउंसिल इज गाइडेड बाय द नीड टू हार्मोनाइज जीएसटी एंड हार्मोनाइज नेशनल market for GST. ठीक है, so this helped in compliance through seamless tax credit and removal of cascading effect. ठीक है, so एक major advantage ये जीएसटी का ये था कि टैक्स ऑन टैक्स जो हो रहा था, टैक्स ऑन टैक्स या कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेशन हो रहा था, कि पहले आप क्या कर रहे थे, आप सपोज एक्साइज टैक्स सेंटर को भर रहे थे और फिर उस गुड के ऊपर आप वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट को भर रहे थे, ठीक है। सो आप एक्चुअल जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स नहीं भर रहे थे, आप टैक्स ऑन टैक्स दे रहे थे। क्यों? क्योंकि लेट्स से सपोज कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपीज का था, उस पर 10 रुपीज आपने एक्सरसाइज ड्यूटी दे दी, अब उस गुड की वैल्यू 110 रुपीज हो गई, अब आपको स्टेट को वैट देना था, ठीक है। तो आप 10% और उसके ऊपर जोड़ो, ठीक है, तो अब आप टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो। तो ये चीज हो रही थी बिकॉज ऑफ द अर्लियर फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेशन, जहां पे स्टेट अलग ले रहा था, सेंटर अलग ले रहा था। लेकिन अब एक यूनिफाइड वर्जन हो गया है जीएसटी की वजह से, जहां पे आप एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू सेंटर को भी टैक्स दे सकते हो और स्टेट को भी टैक्स दे सकते हो। अब इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे नहीं होता, तो लेट्स से अगर आपने 100 रुपीज के ऊपर 10 रुपीज टैक्स दिए सेंटर को, ठीक है, आपका टोटल 110 रुपीज हो गया। नेक्स्ट, अब आप सेंटर को सॉरी स्टेट को अब आप टैक्स दे रहे हो 10% अगेन, ठीक है। सो अब जो टैक्स बना आपका 11 रुपए बन गया, ठीक है। लेकिन आप बोलते हो कि सिंस मैंने गवर्नमेंट को पहले 10 रुपया टैक्स दे दिया है, ठीक है, सो अब मेरे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं केवल स्टेट को 1 रुपया टैक्स दूंगा। और वो होगा कैसे कि मैं 11 रुपीज का टैक्स भरूंगा स्टेट को, लेकिन आई विल क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी एक वर्ड होता है, विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये मैं क्लेम करूंगा कि मेरे को, मैंने 10 रुपए पहले भर रखे थे, तो दे शुड बी रिफंडेड टू मी। सो दैट्स हाउ आपका जो फाइनल स्टेट को जो टैक्स जाएगा वो 1 रुपया ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। सो देयरफॉर आपकी जेब से, पॉकेट से केवल 11 रुपीज गए हैं, whereas in the earlier structure you were paying 21 rupees out of your pocket as form of tax, ठीक है। So that's how this GST has solved this problem. I hope clear हुआ होगा। Next, competitive federalism है, so increase पर्सनल यूज के लिए नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए नहीं? पर्सनल यूज मतलब एक सर्टेन हाँ, बिजनेस से क्लेम कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, वो सिर्फ बिजनेसेस के लिए। आप थोड़ी कि आप जाके क्लेम करने लगोगे मैंने आज टूथब्रश खरीदा तो मैं जीएसटी दो मुझे। मैं क्लियर कर रहा था, बस ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। राइट, ठीक है। तो मतलब बिजनेसेस, अगर आप उस गुड के अंदर कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो तभी आप टैक्स क्लेम कर सकते हो, या आप उस चीज में डील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मॉनेटरी सेंस में उससे डील कर रहे हो तभी आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो, और उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, वो बहुत प्रोसेस होता है, ठीक है। सो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है, इंक्रीज इंटरस्टेट ट्रेड, प्रमोट्स कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स टू अट्रैक्ट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्दर पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या है इस जजमेंट के? सो स्टेट्स मूविंग अवे फ्रॉम जीएसटी। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है जीएसटी से? पहले जो टैक्सेशन था तो स्टेट खुद कलेक्ट करता था सारा टैक्स, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सारा टैक्स जो है पहले सेंटर के पास जाता है जीएसटी पोर्टल के थ्रू, और फिर सेंटर जो है वो सारा टैक्स वापस स्टेट्स को भेजता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर जीएसटी फ्रेमवर्क के अंदर हो क्या रहा है, जो स्टेट की ऑटोनॉमी थी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई है, यानी अब सारा का सारा कंट्रोल सेंटर के पास आ गया। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि जो वेटेज है वो ज्यादा फेवरेबल है सेंटर के, बिना सेंटर के डिसीजन के आपको जजमेंट या कोई भी रिकमेंडेशन पास नहीं करवा सकते। तो वो भी एक एंटीथेटिकल चीज है जो कि स्टेट के खिलाफ हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, कैन इम्प्लीफाई द इफेक्ट ऑफ प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स। सो इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, रिड्यूस जीएसटी कलेक्शन सिंस पैंडेमिक, सून जीएसटी कंपनसेशन जो था, सो जीएसटी कंपनसेशन, एक बार पहले ये मैं टर्म कंप्लीट कर देता हूँ एंड देन आई टेल के जीएसटी कंपनसेशन क्या था।
सो जीएसटी कंपनसेशन रिजीम जो था वो 2022 तक लगा रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन था क्या। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या ब्रीफली व्हाट वाज जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसलिए दिया जा रहा था ये? हाँ मतलब जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ तब स्टेट का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था उसके बदले में सेंटर कुछ कॉम्पेंसेट करने वाली थी। वो हुआ था जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये एक बार मेंस में भी आ चुका है। तो यही वो स्कीम था। आई थिंक जब कोई स्टेट का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ 14% से नीचे हो रहा है तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलता था जीएसटी में। तो शायद यही है स्कीम। करेक्ट, मतलब जब जीएसटी लागू होना था तो स्टेट्स को सेंटर को अश्योरेंस दिया कि आप जीएसटी लागू करो, आपको अगर नुकसान होता है जीएसटी से तो हम लोग भरपाई करेंगे। ठीक है, सो ये बोला गया कि 2017 में ये लागू हो रहा है। सो इसके सपोज 2016 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें आपको जितना भी रेवेन्यू आया है, हम लोग उसके ऊपर साल दर साल आपको 14% के हिसाब से, अगर आपको 14% के हिसाब से आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो ये अश्योरेंस दिया गया था सेंटर की तरफ से, और ये अश्योरेंस 5 साल तक रहना था, यानी 2022 तक रहना था। ठीक है, सो सेंटर ये पैसा कैसे लेके आ रहा था कंपनसेशन के लिए? तो 28% जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर जीएसटी कंपनसेशन सेस रहता है। ठीक है, और इसी सेस से हम लोग ये जो शॉर्टफॉल हो रहा था उसको फुलफिल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग ये वाला चीज नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एक क्लॉज को इन्वोक किया, कॉल्ड फोर्स मेजॉरे। ठीक है, फोर्स मेजॉरे क्या होता है? ये एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है विच रेंडर्स वन टू नॉट बी एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है, एक लीगल टर्म है फोर्स मेजॉरे। तो ये इन्वोक करके ये बोला था कि हम लोग नहीं पे कर पाएंगे आपको। बाद में लेकिन सेंटर ने फिर यू टर्न लिया और इन स्टेट्स को हेल्प किया थ्रू लोन्स। ठीक है, वो अलग चीज है। तो ये खत्म होने वाला 2022 के अंदर। ठीक है, अब खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी इस पे आई थिंक कोई क्लैरिटी आया नहीं है, बट जब आएगा तब पता लगेगा। Next, at the same time, the GST implementation framework makes different taxes difficult. ठीक है, फोर्स हाँ मेजोरे मतलब वही ना, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड, करेक्ट। मतलब ऐसा कोई कंडीशन आ गया जहां पे आप अपना जो प्रोविजन था या जो लीगल आपके ऊपर ऑब्लिगेशन था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड उसमें से एक चीज हो सकती है, बट और भी कई कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एट द सेम टाइम, okay. At the same time, GST implementation framework makes different taxes difficult in the sense that if state remains in GST, increase taxes on certain goods and services, it will be less preferred by domestic and foreign companies, and it will increase the tax incidence of taxpayer. ठीक है, क्योंकि हमने जीएसटी के अंदर स्टेट को ये थोड़ा सा लिबर्टी दे रखी है कि वो अपना अगर उनको लगता है किसी टैक्स चीज पे टैक्स बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो वो एक इशू है। Further, if the state moves out of GST, it will bring down its revenue share from the state. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एनीवेज, ये एक फेडरल इशू था, तो हाफ ऑफ द स्टेट्स ने कंसेंट दिया था, उसके बाद ही ये पास ऑन हुआ है। ठीक है, तो कोई स्टेट अपने आप से इसमें से बाहर निकल नहीं सकता है। तो ये चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट हैज हाईलाइटेड ओनली व्हाट हैज already said in the constitution, distribution of power between union and the state. The objective of GST regime also desires to foster cooperative federalism and harmony between constituents through concurrent taxation powers. So, cooperative federalism is the fabric of GST Council. Be strengthened by addressing the unequal voting structure. ठीक है, तो जो सेंटर के फेवर में बहुत ज्यादा है तो होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए ये भी, कि सेंटर को भी बराबर मिले, स्टेट को भी बराबर मिले। ठीक है, रिजॉल्व करना चाहिए डिफरेंसेस एमिकेबली, मतलब उनका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट, इसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए, जो अभी प्रेजेंटली नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था वे फॉरवर्ड इसके अंदर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे इसके अंदर, जो हम लोग हमारे मेंस वगैरह के आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ और ऐड करना है इस आर्टिकल के अंदर? हाँ, 2 पॉइंट।
ये अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे जीएसटी काउंसिल में वन स्टेट वन वोट ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर लेट्स से नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है जीएसटी, फिर भी उसका वोट इज वन यूनिट, और लेट्स से कि गुजरात या महाराष्ट्र जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका भी वोट इज इक्वल टू वन वैल्यू। तो वो भी थोड़ा एक मतलब टिल्टेड टुवर्ड्स, मतलब थोड़ा यूनिफॉर्मिटी करने की कोशिश करिए, बट अनफेयर टू दोज हु कंट्रीब्यूट मोर। और एक और चीज कि अभी कोविड के टाइम ये चल रहा था ना कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंडर लाना है क्या, तो वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑल्सो आई थिंक मोदी जी ने कहीं बोला है कि लास्ट ईयर बोला था नेचुरल गैस को अभी जीएसटी के अंडर लाने वाले हैं, तो उस सेंस में भी मेंस का मतलब प्रिपेयर कर सकते राइट। बट ये चीज अभी तक क्यों नहीं आई है, तो द रीजन इज कि अल्कोहल, ऑयल, ये गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके ऊपर हमारा स्टेट और सेंटर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा के रखता है। मतलब उनकी आमदनी का एक बहुत अच्छा खासा सोर्स इन सोर्सेस से आता है। दैट्स व्हाई दे आर हैव बीन कैप्ड आउट ऑफ ये जीएसटी के परव्यू से। और अभी आपने देखा भी होगा, अभी जब फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा रेट बढ़े थे, तो वो रेट कम कैसे हुए? क्योंकि सेंटर और स्टेट ने अपने अपने टैक्सेस कम किए थे। ठीक है, सो अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को स्टेट मेंटेन करना चाहता था। दैट्स व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप दोज रिसोर्सेस। तो जब होगा कभी कंसेंसस बनता है तब आएगा, बट अभी के लिए इतना याद रख लेना। एंड दूसरा, आपने एक और चीज अच्छा बोला, जैसे आपने ये वाला पॉइंट बताया कि स्टेट्स लाइक नागालैंड, जहाँ पे इतना अच्छा ना तो कंजम्पशन है ना इतना अच्छा कोई मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसको भी एक बराबर वोटिंग शेयर मिला हुआ है एज कम्पेयर टू मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट लाइक तमिलनाडु। ठीक है, तो सिमिलरली एक और डिबेट ये भी चला था जब जीएसटी आ रहा था कि इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, कि अभी तक क्या हो रहा था, सपोज कोई प्रोडक्ट तमिलनाडु में बना, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट उस पर वैट वसूल रही थी। ठीक है, सो उस प्रोडक्ट के बनने से हेल्प कहाँ हो रहा था? उस प्रोडक्ट के बनने से उस स्टेट को हेल्प हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है उसको जीएसटी मिल रहा है। यानी प्रोडक्शन तो तमिलनाडु में हो रहा है, लेकिन सपोज उसका कंजम्पशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो जो जीएसटी है जिसमें उसका स्टेट का कंपोनेंट है वो यूपी को मिलेगा, क्योंकि इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसलिए ये 14% वाला एश्योरेंस इसीलिए दिया गया था, बिकॉज स्टेट इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट लाइक महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दे वर एप्रीहेंसिव कि अगर हम ये जीएसटी ले आएंगे तो वी वुड बी एट एक डिसएडवांटेज पॉइंट पे होंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए भी ये 14% का प्रोविजन लाया गया था। ठीक है, सो यही था। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। फूड इन्फ्लेशन इज द हैं। नेक्स्ट टॉपिक। एक और फैक्ट है इसमें, मतलब एक और चीज प्रिपेयर करनी चाहिए कि 5 इयर्स अभी संजय इको हो रहा है। हाँ, 5 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं ना अभी 2022 में, तो कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करके रखना मेंस के लिए कि परफॉर्मेंस कैसा था जीएसटी का थ्रू आउट 5 इयर्स, तो शायद उस पे क्वेश्चन आ जाए इस बार। हाँ, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट विक्टर, फूड इन्फ्लेशन है आपका टॉपिक। इन्फ्लेशन। Okay, I'll start. So, food inflation, we generally define food inflation as rise in prices of food products. So, why was it in news? Because it has touched 8-year high of 7.79% in April, which was really high when compared to the last 7 months. So, food inflation in India, before that, let's see. जो फूड इन्फ्लेशन है इंडिया में, वी जनरली यूज दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन टू लुक आउट एट द फूड इन्फ्लेशन. तो it is used, matlab, we use headline inflation for that, and headline inflation includes 6 components. One is food and beverages, pan, tobacco, etc., clothing and footwear, housing, fuel and lightweight substances, and miscellaneous. Generally, headline inflation includes both food and fuel products, which are volatile in nature, and core inflation excludes food and fuel products.
So the food inflation in India is a macroeconomic phenomenon. So just we know the definition of inflation, that is general rise in prices of goods and services. So we have seen here headline inflation is generally released by National Statistics Office, right? National Statistics Office with 2012 as a base year. So we have seen that core inflation is changes in prices of goods and services, excluding food and fuel items. Then core inflation also counts items where inflation is likely to persist for a longer period of time, and that again excludes food and fuel items because they are volatile in nature. For example, we generally observe this trend of rise in few vegetables like tomato, dal, etc., onions, which is very common. So we have seen already the definition of food inflation. So this is generally released by NSO as CFPI, Consumer Food Price Index, and released in 3 categories: rural, urban, and combined. Yeah. So let's see what are the factors leading to food inflation. So it is this time the food inflation is basically supply shock driven, leading to large and quick rise in relative prices, not only just in India but in the whole globe. Um, let's see the factors. First thing is global factors. One is disruption in global production and supply, or you can also call it as supply chain bottlenecks. So one is because of the pandemic, which has been continuing even now, and the other one is the present ongoing Russia-Ukraine crisis, because Russia and Ukraine both are main exporters of wheat and sunflower, almost around 30%, I believe. If I'm wrong, correct me. Yeah, and there's also global commodity price rise because of the ongoing global geopolitical tensions. Exports have been curbed, like they have been restricted. So this increased the cost of certain crops or raw materials like fertilizers, already like fossil fuels, which added to the food inflation. So since Russia and Ukraine are the main exporters of sunflower oil, and people didn't have sunflower oil because of export restrictions, so people had to go for an alternative like palm oil, which is generally produced by Indonesia, and Indonesia also didn't have much supply. So they have also increased palm oil prices because of high demand. So rising crude oil prices were also raised because most of the countries were being attracted towards the biofuels, which is generally made of sugar and corn items. So that also kind of added to the food inflation. Next is the exchange rates. Like in US, the Federal Reserves have withdrawn the monetary accommodation that has led to capital outflows from developing countries like India and many other countries. So federal taper tantrum, right? So this exchange rate and withdrawal of the quantitative easing thing, this has increased the exchange rate, and it has added to the import cost of crude items. So the next factor, which is global, is the climate change impact. We have witnessed many extreme weather events like heat waves, heat dome effect, floods, etc. They have also led to agricultural crisis in countries like in India. India also has witnessed this climate change impacts, along with many other countries like Somalia, Tunisia. All those places have also witnessed climate change impact. According to IPCC report, with every 1 degree Celsius rise in temperature, wheat yields across the world are likely to suffer by about 500 million metric million tons. Next, if we consider the domestic factors, one thing which we observe is demand and supply mismatch. India is very self-sufficient in most food grains, but we have a huge demand and supply mismatch in edible oils. That is why we import almost 60% of our edible oils, and that is one of the biggest reason for India's food inflation. Next, we have rising input and market costs.
rise in prices of farm inputs such as fertilizers, crude oils, etc., have also increased the production along with storage costs, transportation, processing costs, etc. Then we have MSP and procurement costs. RBI has found a clear impact on inflation due to MSP, and its impacts get stronger as government assures procurement. So next is impact of policies. The import tariffs and export tariffs from government as well as expansionary monetary policy has also impacted the inflation. Next, we also have domestic production challenges, which is the yield of wheat crop has impacted across North India due to heat waves in the month of March. So RBI's deputy governor has given a specific term for this present inflation. He said this present inflation is actually can be called calorific or calorie inflation rather than protein price inflation. This could be a key term which we can use, calorie inflation. Apart from this, let's see what are the high food inflation's threats and opportunities. So in short term, inflation will definitely have a positive impact, but in the long term, we have many threats related to this. So in short term, we know that Philip curves indicates the inverse relationship between inflation and unemployment. So this will actually help the economic growth. And India also being a net exporter, the global food inflation has created multiple export opportunities for India. Like India's agricultural exports have increased. India has also exported a lot amount of wheat. It can also help in bringing the much needed private investment, improving the agricultural supply chain, and also it has helped the government in meeting its debt obligation. But in the long term, the inflation will definitely impact the economic growth, employment opportunities, and also increase the risks of stagflation that will eventually become higher as the food inflation gives rise to various threats like the purchasing power of people, especially in developing countries like India, will reduce. The overall demand of non-essential goods and services such as tourism, that will also reduce. And because of the two factors like reducing purchasing power and reducing overall demand, there will be reducing incomes, and also there will be a reduction in jobs. This will be hurting both consumers as well as the industries which are consumer based. The next factor is reduced profit of companies. In short term, some companies may see higher profitability, but in long term, they also get hurt because of reduction in demand. We also see reduced savings, and there is also reduced growth. Because of inflation, RBI would opt for tight monetary policy. So they would definitely raise the interest rates. So this will reduce money supply and economic growth. So overall, the food inflation can diminish private investments and also increase the risk of companies, sectors increasing price of goods and services in anticipation. So there are some steps which we can take to mitigate the immediate inflation risks, like exemption in customs duty and agricultural infrastructure development cess, limitations on sugar products, excise duty cuts, and also import duty cuts on palm oil, extension of food subsidy under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana scheme. The way forward for this food inflation is the economic survey has highlighted that India needs a long-term perspective to manage inflation from supply side. So there are three important steps. One is changing production pattern, that is encouraging farmers to shift from monoculture to what do you call that? Integrated farming. Multi-cropping. Yeah, multi-cropping. And then also opt for a calibrated import policy, which will address the price rise instead of us facing knee-jerk reactions. The next long-term supply side
solution could be focusing on transport and storage infrastructure for perishable commodities. So all these three factors would make India self-reliant in pulses and oilseeds. It will also ensure diversification of crop because of multi-cropping, and also improve the supply chain management of reduced wastages, distress sales, etc. And apart from these steps, we also need to increase the capital expenditure to support the economy. National Mission on Edible Oil, right? Oil palm. We also need to increase capital expenditure to support the economy against emerging threats of monetary tight policy, reducing purchase power, etc. Next, we also have to enhance the usage of technology like artificial intelligence, blockchain technologies, usage of drones. Then this will help in creating climate smart agriculture models for better timing of heat sensitive crops, and also stimulate R&D efforts to find heat resistant varieties of crops. Next, rationalizing PDS system and the scheme of Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. We should actually streamline these schemes so as to target only those population who are below the poverty line for free and subsidized food. Next, to mandate the submission of anonymized stock data from all warehouses, including private, to avoid black marketing and generation of artificial inflation of commodities due to hoarding. We also need to make sound policy decisions using comprehensive and permanent factors rather than just production and public stock. Like the recent wheat procurement decision without acknowledging the heat waves impact on production. Cool. So this was about inflation. ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है इस टॉपिक में? इकोनॉमिक सर्वे में एक रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन करके टर्म थी, तो कोई डिफाइन कर पाएगा? ओके, ऑलराइट सर, एक बार वो स्टार्टिंग में जो कैटेगरीज दी हुई थी ना, तो दी थी उस चार्ट पे एक बार स्क्रॉल अप करिए. हाँ, तो ये सब कैटेगरीज है. हेडलाइन में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो सब कवर होता है इसमें. जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें क्या क्या आता है, उसमें सब इंक्लूड होता है, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट जो कैटेगरी है, फ्यूल एंड लाइट में वो सब आता है, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, एलपीजी, कोल एट्सेट्रा. बट जो मिसलेनियस कैटेगरी है ना, तो उसमें पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आ जाते हैं. तो कोर इन्फ्लेशन में मिसलेनियस भी कवर हो जाता है, तो पेट्रोलियम प्राइसेस कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड होते हैं. तो एक रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन एक टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक सर्वे में थी, तो उसमें वो मिसलेनियस कैटेगरी वो एक्सक्लूड कर देते हैं. मतलब रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन ही है, लेकिन उसमें मिसलेनियस कैटेगरी नहीं होती. तो इतना ही था. और होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज़ covered more number of items than consumer price index. True or false? Am I audible? Okay, right. WPI has more items than CPI. ठीक है, किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हिच वाज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है. उन्होंने रिव्यू किया है इसको, तो दे सबमिटेड सम रिकमेंडेशंस टू रिवर्स द फॉलोइंग कवरेज ऑफ द स्कीम. तो क्रॉप इंश्योरेंस एट्सेट्रा, इस पे क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में, इसमें आ सकता है. तो ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस इन इंडिया. तो इसमें लिखा है कि हाई परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो इनके लिए क्रॉप इंश्योरेंस जरूरी हो जाता है. 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड जिनके पास होती है, 86.2% ऐसे फार्मर्स है जिनके पास
लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, इंपॉर्टेंट डेटा है। हाई वल्नरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू वैगरीज ऑफ मानसून एंड क्लाइमेट चेंज, वही सब मतलब अनसर्टेनिटी है क्लाइमेट में, तो इसकी वजह से क्रॉप इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। देन राइजिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर विद लिमिटेड फार्मर क्रेडिट बेनिफिट ड्यू टू राइजिंग डिफॉल्ट रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज क्रॉप फेलियर, सेम ही पॉइंट है उसकी वजह से। तो इन सब की वजह से क्रॉप इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च इन 2016। जो पहले वाली नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी उसको रिप्लेस किया, एंड इसको मॉडिफाइड NAIS, आई थिंक इसको भी रिप्लेस किया, इसका नया नाम ही वो है इस दोनों को। देन रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम is another flagship insurance scheme also launched in 2016. तो ये दोनों schemes है। It aims at supporting sustainable production in agriculture sector by way of providing financial support to farmers, stabilizing farmers income, doubling of farmers income में भी help करेगा, encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices, ensuring credit worthiness of the farmers, crop diversification and enhancing growth and competitiveness of agriculture sector, besides protecting the farmers. Then implementing agency कौन सी है? Insurance company selected by the state from empanel list of insurance companies through bidding. तो bidding process से ये सब ये हो गए। कल हमने एक RBI के कॉन्टेक्स्ट नहीं गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक देखा था स्विच चैलेंज, वो भी बिडिंग से रिलेटेड ही था। देन फीचर्स देख लेते हैं। इट इज़ ए यील्ड इंडेक्स बेस्ड स्कीम, यील्ड पे बेस होगा जो भी। देन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एरिया अप्रोच इन द सिलेक्टेड डिफाइंड एरियाज कॉल्ड इंश्योरेंस यूनिट सच एज विलेज और पंचायत लेवल। तो ये दो विलेज पंचायत लेवल पे इंश्योरेंस यूनिट बनाए जाएंगे और उसके बेसिस पे उस प्रिंसिपल बेसिस पे ये वर्क करेगी। देन इट इंश्योर्स फार्मर्स अगेंस्ट ऑल नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट। इट इज़ वॉलंटरी फॉर ऑल फार्मर्स सिंस खरीफ 2020। अर्लियर इट वॉज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स बाय द बैंक्स, अभी वॉलंटरी है दोनों का भी। देन एक बार वो देख लो कि एक बार मैं कुछ ऐड कर दूं, ठीक है। तो एक चीज हम लोगों ने ये पढ़ा कि देखो इंश्योरेंस है तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वो चीज तो हमें पता ही है। इसमें जो इंश्योरेंस चार्जेस रहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। जैसे खरीफ के लिए कितना है, तो खरीफ इज समर सीजन, ठीक है। तो समर सीजन में हम लोग जनरली देखते हैं कि मॉनसून और ये अनटाइमली रहता है, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा सा आप ऐसा सोच सकते हो कि क्रॉप फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में इफ यू कंपेयर, मतलब ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि टैक्स रेट किसका ज्यादा रहता है। सो इफ यू कंपेयर खारिफ विद राबी, तो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप आर मोर इन केस ऑफ खारिफ, ठीक है, बिकॉज मानसून अनटाइमली हो सकता है। सो उधर आपका इंश्योरेंस रेट इज 2%, ठीक है, while in Rabi it is 1.5%, ठीक है। तो एक याद रख सकते हो, एटलीस्ट ये आपको नंबर जरूर याद रहेगा, बट यू विल फॉरगेट के कौन सा किसके लिए था। तो आई थिंक यहाँ पे ऐसा आप रिलेट कर सकते हो अपने माइंड में कि हाँ खारिफ में फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, जहाँ पे ज्यादा फेलियर होता है या रिस्क ज्यादा होता है वहां पे प्रीमियम भी ज्यादा होता है। सो देयरफॉर 2% आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो उसके अंदर रिस्क सबसे ज्यादा होता है कि पेस्ट लग सकता है या सीड फेलियर हो सकता है, तो वहां पे और ज्यादा रिस्क है। तो वहां पे सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पे करना पड़ा विच इज 5%, ठीक है। सो पहले ये सिस्टम क्या था, पहले अगर आप लोन ले रहे हो तो वो लोन के साथ इंक्लूडेड था कि आपको ये ऑटोमेटिकली लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक था, ये कंपल्सरी था। लेकिन अभी रिसेंटली इसको गवर्नमेंट ने रिकैलिब्रेट किया और बोला है कि आप वॉलंटरी है, आप लेना चाहते हो एज अ फार्मर तो ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज पहले अगर कोई फार्मर लोन लेने जाता था तो डायरेक्ट उसको ये इंश्योरेंस भी चिपका दिया जाता था, ठीक है। तो अभी ये अप्रोच बदल दिया। और दूसरा इसके अंदर हम एक एरिया अप्रोच ले रहे हैं। एरिया अप्रोच का मतलब क्या होता है, लेट्स से मेरे को
लेट्स से यूर अ फार्मर, ठीक है, और आपका फसल बर्बाद हुआ है, तो आप जाके क्लेम करोगे यहाँ पे कि हाँ मेरा फसल बर्बाद हुआ है, लेकिन हम एरिया अप्रोच ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके खेत में बिजली गिरी है तो, या आपके खेत में हेल स्टॉर्म हुआ है तो आपको प्रीमियम दे देंगे या आपको इंश्योरेंस अमाउंट दे देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर पूरे एरिया में पड़ा रहता है तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब स्टैंड एलोन किसी फार्मर के फार्म में कुछ हो गया तो उसमें इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो इस तरीके से एरिया अप्रोच चलता है कि अगर हेल स्टॉर्म हुआ है तो वो पूरे के पूरे एरिया में हुआ है, तो पूरे एरिया में हम लोग इंश्योरेंस अमाउंट देंगे उन लोगों को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अप्रोच डिफरेंट था। और दूसरा, हम इसमें क्रेडिट वर्दीनेस कैसे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं एक फिजिकल डिसिप्लिन फार्मर्स में पॉलिटिसाइजेशन की वजह से भी हो सकता है कि नहीं आ रहा, कि बार बार नई नई गवर्नमेंट आती है और वो बोलते हैं हम लोन वेवर कर देंगे, हम लोन माफ कर देंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक फिजिकल डिसिप्लिन था, उसको ये ब्रेक करता है। लेकिन इस स्कीम के अंदर हमने ये चीज ध्यान रखा है कि हम इस ट्रेंड को रिवर्स करें, इन द सेंस कि अगर कोई फार्मर अपना लोन टाइमली रिपे कर रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, ठीक है। लेट्स से अगर किसी इस स्कीम के अंदर हम लोग 5% इंटरेस्ट चार्ज करें या 3% चार्ज करें, तो वो इंटरेस्ट सबवेंशन लग के वो जो अल्टीमेटली जो पैसा पे करना पड़ेगा फार्मर को वो 2% हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर इंश्योरिंग क्रेडिट वर्दीनेस। तो ये थोड़े से फीचर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये पता होना चाहिए। फर्दर एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल करके, ठीक है। तो वहां पे सारे जितने स्टेक होल्डर हैं उनको इंक्लूड किया गया है सो एज टू स्पीड अप डिलीवरी, unify fragmented database and eliminate manual processes for faster insurance services to farmers, ठीक है। सो एक सिंगल विंडो हम अप्रोच कह सकते हैं जिसके अंदर हम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो भी फार्मर के ग्रीवेंसेस रहेंगे इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसको फास्टन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फार law received well by farming community covering 567 lakh hectare of gross cropped area or 30% in the first year across 27 states and UT. The scheme has been since declining. तो probably इस स्कीम में जो सब्सक्रिप्शन डिक्लाइन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस रीजन से हो सकता है कि अब दिस स्कीम हैज बीन मेड वॉलेंट्री। पहले क्या था, लोन के साथ दिया जा रहा था मैंडेटरी, बट अब शायद वॉलेंट्री कर दिया, तो मे बी ये कारण हो सकता है। दूसरा, फार्मर्स का कहीं ना कहीं शायद ट्रस्ट इश्यू हो सकता है कि कई बार देखा गया है कि इस स्कीम के अंदर पैसे नहीं मिले हैं, तो वो भी एक इशू है जिसके कारण मे बी फार्मर्स नहीं सब्सक्राइब करे। या ये चीज दिखा रहा है कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इंक्लूसिव नहीं हो रहा है, इन द सेंस कि फार्मर्स आर नॉट गोइंग थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू गेट इंश्योरेंस। वो डायरेक्टली और किसी सोर्स पे जा रहे हैं या फिर इंश्योरेंस ले ही नहीं रहे, विच इज ऑल्सो वेरी बैड, क्योंकि सेफ्टी नेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। So, in terms of farmer, out of 140 million farmers in the country over the last 3 years, the Pradhan Mantri Fasal Bima enrollment has not crossed 20 million. ठीक है, so nearly 14% कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन है। अभी बहुत रूम बचा है फार्मर्स को कनेक्ट करने का। तो रीजंस देख लेते हैं, ठीक है, क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला, नॉन इम्प्लीमेंटेशन सस्पेंशन ऑफ स्कीम्स बाय सम स्टेट, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजंस इसके अंदर रहते हैं, कई बार स्टेट जो है वो नहीं जुड़ते इस स्कीम के साथ, तो इसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये लोग नहीं जुड़े इस स्कीम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, डिले इन सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स क्लेम। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि कई बार क्या होता है कि कंपनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कि स्टेट्स ऐसी कंपनीज को ये बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करा लेते हैं या उनको ये टेंडर्स पास कर देते हैं जिनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और फिर वो पैसा नहीं दे पाती इनको, तो वो एक ट्रस्ट इश्यू क्रिएट करता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब इस स्कीम के अंडर पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को आता कहां से है, तो सेंटर जो पैसा है वो रिलीज करता है सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट फिर उन इंश्योरेंस कंपनी को पैसा रिलीज करती है। तो कई बार इस हायरार्की में स्टेट ही पास ऑन नहीं करते इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। सो ओवरऑल इश्यू हम देखते हैं मल्टीपल लेवल पे हो सकता है। कई बार सेंटर डिले कर सकता है, कई बार स्टेट डिले कर सकता है, कई बार इंश्योरेंस कंपनी डिले कर सकती है, ठीक है। तो डिले चाहे इनमें से कोई भी करे, लेकिन अल्टीमेट सफरर फार्मर है, जिसके कारण वो फिर इस स्कीम्स के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता कि वो एक तो प्रीमियम पे करे एंड सामने से उसको इंश्योरेंस ना मिले, ठीक है। तो एक
ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है, कैसे रिक्लेम करना है, कैसे क्लेम करना है फार्मर को, या कंपनी कैसे असेस करेगी कि हाँ इस इशू में या इस सर्टेन रिक्वेस्ट को क्या इंश्योरेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उन सब में भी इश्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेप्थ वेवियर स्कीम, जैसा बताया, लोन वेवियर स्कीम कई बार गवर्नमेंट आके अनाउंस कर देती है, या फार्मर्स इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब कोई नई गवर्नमेंट आएगी और हमारे लोन माफ हो जाएंगे, तो वो एक फिजिकल डिसिप्लिन है, उसको खराब करता है। तो रीसेंट स्टेप एंड रिकमेंडेशन क्या थे वर्किंग ग्रुप के? सो टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंश्योरेंस स्कीम, a national technical support unit has been set up within the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare for planning and executing capacity building. ठीक है, इसी के साथ साथ एक MOU साइन किया गया with UNDP that will provide a responsive demand driven technical support on प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो 2 working groups हैं which have recommended following steps. तो पहला, coverage, तो targeted premium subsidies for small farmers। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्योंकि ये स्कीम अभी सबके लिए यूनिफॉर्म है, चाहे आप लार्ज फार्मर हो चाहे स्मॉल फार्मर हो। ठीक है, सो स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर को आप एक ही बैलेंस के ऊपर रख रहे हो या तराजू में बराबर रखा हुआ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रोवाइड टारगेटेड प्रीमियम सब्सिडी, यानी अगर कोई स्मॉल फार्मर है तो उसको हम कम सब्सिडी के अंदर या कम प्रीमियम अमाउंट में स्कीम के अंदर ऐड ऑन करा सकते हैं। दूसरा, डिले को ओवरकम करें। ठीक है, सो सेंटर शुड लेवाई पेनल्टी ऑन स्टेट फॉर डिले इन सब्सिडी। ठीक है, या एडजस्ट सब्सिडी अगेंस्ट लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब हम लोग पेनल्टीज लगा सकते हैं, एक यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट अगर वो प्रॉपरली टाइमली डिसबर्सल नहीं कर रहे पैसे का। ठीक है, अदर स्टेप्स टू इम्प्रूव द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहला, strengthen infrastructure and technology for hassle free and farmer friendly delivery of scheme। ठीक है, तो अभी आजकल जैसे इंश्योरेंस क्या होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के पास आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन अपना क्लेम जो है ईमेल के थ्रू आप सेंड कर दो डॉक्यूमेंट्स के साथ कि ये दिक्कत हुई है, अब हमें इसका क्लेम चाहिए। तो हम ऐसा कुछ इस स्कीम के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एवेलुएट करें परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट कोई अगर डिफॉल्टर कंपनी है उसको इस पूरे स्कीम में से वीड आउट करें, एंड जो अच्छी कंपनीज हैं जो रेगुलरली टाइमली इंश्योरेंस पे कर रही है, सेटलमेंट फुलफिल कर रही है, सिर्फ उन्हें रखें। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट टू द एक्सपेंडिचर ऑफ 0.5% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम पर कंपनी पर सीजन। ठीक है, सो हम लोग ऐसा फिक्स कर सकते हैं कि जितना भी प्रीमियम कमा रही है कंपनियां, उनमें से कुछ पार्ट वो पब्लिसिटी या अवेयरनेस में करें। ठीक है, अगर लोगों को नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा वी कैन यूटिलाइज CSR फंड, ठीक है, टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ द स्कीम। लिंकिंग क्रॉप इंश्योरेंस विद क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, ये भी चीज हम लोग कर सकते हैं कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे ज्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की वजह से क्रॉप जो है वो ज्यादा वल्नरेबल हो रही है, तो वी कैन रिड्यूस या we can increase the coverage of that area. Further, offering insurance as priority insurance on the line of priority sector lending। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग एक प्रोविजन बना सकते हैं, जैसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं लोन देने के दौरान, तो वैसे ही हम प्रायोरिटी इंश्योरेंस जैसा भी आइडिया ला सकते हैं। ठीक है, सो एज टू इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज, कि मैंडेटरी हम लोग कराएं लोगों से लेंडिंग इंश्योरेंस उसके अंदर कराएं। नेक्स्ट, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म इंश्योरेंस के बजाय इंश्योरेंस कंपनीज को एक लीव दे दें कि आप मार्केट फोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए, मतलब कि आप मार्केट को अलाउ कर दीजिए कि वो अपने आप एक्ट करे, तो फिर एक कंपटीशन आएगा एंड सब दीज कंपनी विल ट्राई टू लोअर देयर इंश्योरेंस रेट। ठीक है, तो अल्टीमेट बेनिफिट उससे फार्मर को होगा। तो ये कुछ आइडियाज थे इसके अंदर, ये पॉइंटर्स थे कैसे हम इसका कवरेज बढ़ा सकते हैं, विच हैज बीन dwindling ओवर द ईयर्स। तो ये था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। किसी को इसमें कुछ और ऐड करना है क्या? हाँ, लास्ट ईयर जो फसल बीमा योजना 2.0 लॉन्च करा था ना गवर्नमेंट ने, जिसमें वॉलंटरी कर दिया था प्रोविजन, उसमें एक और प्रोविजन था कि जो सेंट्रल सब्सिडी मिलती है इसके लिए, उस पे कैप लगा दी गई थी। अभी वो कैप 30% का है। तो पहले अपर लिमिट कुछ नहीं था सेंट्रल सब्सिडी का, अभी वो कैप लगा दिए 30%। तो उसके वजह से भी मतलब नॉन पेमेंट
या फिर डिले इन पेमेंट कॉम्पेंसेशन, वो इश्यूज हो रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं हम लोग, या फिर प्रॉब्लम्स में लिख सकते हैं इसको। राइट। एक्चुअली सेंटर ने अपना शेयर कम कर दिया था इसके अंदर, तो वो थोड़ा देख लेना कि पहले करा लिया था ऑलमोस्ट 60-40 के रेशियो पे, बट धीरे धीरे फिर अपना शेयर कम कर दिया सेंटर ने। सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज ई श्रम पोर्टल। अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है लेबर फोर्स के अंदर हमारे। So the latest government data on e-Shram portal highlights the plight of unorganized or informal sector as well as sharp disparities existing in the society. ठीक है। So ये पोर्टल लेबर मिनिस्ट्री ने बनाया था so as to assess के हमारे कंट्री के अंदर कितने अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं। ठीक है, तो अभी तक उनके लिए कोई डेटाबेस नहीं था, तो दिस ई श्रम पोर्टल वाज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या होता है? ही इज अ वर्कर who is basically in a home based work, self employed है या वेज वर्कर है in unorganized sector। ठीक है, जिसको जो सोशल सेफ्टी नेट है जो हम प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट हमारी, लाइक ESIC, EPFO या और कोई गवर्नमेंट का कोई इंश्योरेंस हो, उनके अंदर नहीं कवर्ड है, देन वी कॉल हिम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव क्या है ई श्रम पोर्टल का? क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, गिग प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट वेंडर, एग्रीकल्चर वर्कर। ठीक है, सो इन सब का डेटाबेस कलेक्ट करना है एंड विच इज टू बी सीडेड विद आधार डेटा। ठीक है, सो कोई अगर इस सेक्टर में है तो वो करा सकता है अपना रजिस्ट्रेशन, या आप किसी को जानते हो तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अभी प्रॉब्ली सिर्फ डेटाबेस है, बट आगे से जाके हो सकता है कि कुछ बेनिफिट्स मिले ऐसे लोगों को इसके अंदर। ठीक है, सो इसमें डॉक्यूमेंट आधार, मोबाइल नंबर और आधार लिंक बैंक अकाउंट चाहिए। सो टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी डिलीवरी सर्विसेज, तो अभी तक आई डोंट नो कि कोई सोशल सर्विस मिल रही है इसके थ्रू, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट का प्लान है कि जब ये डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ सर्विसेज रोल आउट करेंगे। जैसे आधार में हुआ था, पहले आधार का सिर्फ एनरोलमेंट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उससे चीजें लिंक होना शुरू हो गई। तो वैसे ही प्रॉब्ली आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि इससे भी कुछ वेलफेयर स्कीम लिंक होंगी। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विद वेरियस स्टेक होल्डर। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस हमने कलेक्ट किया है इसको बाकी स्टेक होल्डर के साथ डिसेमिनेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये लेबर मिनिस्ट्री ने बनाया, तो हम इसको आगे स्टेट मिनिस्ट्रीज या स्टेट डिपार्टमेंट के साथ या स्टेट एजेंसीज के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं, एंड उसके बेसिस के ऊपर वो कुछ यूजफुल उसमें से इनपुट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बेनिफिट्स टू माइग्रेंट वर्कर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स के साथ ये इश्यू रहता था कि वो अपने होम स्टेट में से निकल के दूसरे स्टेट में जाते थे, सो अमूमन वो इस तरह की जो सोशल सेफ्टी नेट थे उनके बेनिफिट से वंचित रह जाते थे। तो अभी जैसे हमने वन नेशन वन राशन कार्ड अप्लाई किया उनके वेलफेयर के लिए, वैसे ही हम हो सकता है और भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम इनके वेलफेयर के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर टैकलिंग नेशनल क्राइसिस लाइक कोविड इन फ्यूचर। ठीक है, सो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा आई थिंक ये एक इशू क्रिएट हुआ था कि इतना लार्ज स्केल पे लेबर का मूवमेंट हुआ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं था उसको बताने का कि कैसे लेबर का मूवमेंट हुआ इस कंट्री के अंदर। ठीक है, कुछ वर्ल्ड बैंक डाटा आई थिंक ऐसा आया था कि शायद पार्टीशन से भी ज्यादा लोगों का मूवमेंट हुआ था, तो लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट कुछ कह नहीं सकती थी उस पर। ठीक है, सो अदर फीचर्स क्या है? Any unorganized worker, any worker who is unorganized or age 16 to 59 is eligible to register. UAN number जो है, जो 12 डिजिट यूनिक नंबर है, is issued. आधार के अंदर भी आई थिंक 12 डिजिट यूनिक नंबर ही होता है, सो यहाँ पे भी एक 12 डिजिट यूनिक नंबर मिलेगा जो कि परमानेंट रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पोर्टल इज फ्री, ये देख लेना, फ्री है इसके ऊपर। और workers registering with e-Shram portal will get an accidental insurance cover of 2 lakhs under प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन अगर आप e-Shram पोर्टल के अंदर रजिस्टर कराया है तो आप ऑटोमेटिकली इसके लिए एनरोल हो जाते हो। सो एंड प्रीमियम फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी बोर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। सिर्फ पहले साल का है, उसके बाद आपको ही पे करना पड़ेगा। ठीक है,
सो एक इंसेंटिव है मे बी कि ज्वाइन कर लो और आपको 1 साल का ये बेनिफिट मिलेगा. इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ स्कीम. सो ये देख लेना. नेक्स्ट ये चैलेंजेस देख लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या फेस करने को मिलते हैं. एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है. कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है तो आपके पास अगर कोई आपके साथ गलत इश्यू कोई काम हो जाता है तो आपके पास कोई ऐसा लीगल रेमेडी नहीं रहता. जैसे अगर कंपनी में आपके साथ कुछ गलत इश्यू हो जाता है तो आपके पास एक लीगल रेमेडी रहता है विद इन द कंपनी फ्रेमवर्क. बाहर तो आपके पास लीगल रिकोर्स हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता है. नेक्स्ट लिमिटेड सेविंग और कैपिटल अवेलेबिलिटी, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल रिस्क, जॉब इनसिक्योरिटी. ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इनफॉर्मल काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तो कभी भी आप बाहर हो सकते हो अपनी जॉब से. सो इसलिए आपके पास सोशल सिक्योरिटी या सोशल सेफ्टी नेट होना चाहिए, कोई किसी तरह का इंश्योरेंस या कोई किसी तरह का पेंशन वगैरह कुछ होना चाहिए. नेक्स्ट लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इनफॉर्मलाइजेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, लैक ऑफ एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड देन एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमने शुरू में डिस्कस किया. ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है. सो व्हाट the latest data highlights, तो major chunk of working age population is living under poverty. ठीक है, poverty के अंदर रह रही है. Over 94% of the 28 crore informal sector worker registered on eSham portal have a monthly income of 10 lakh or below. ठीक है, so एक बहुत stark ये रियलिटी इसमें से निकल के आई है. ऑल्दो इस चीज को हम एकदम ट्रू क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि सब लोगों ने ये डेटा अपने अंडरस्टैंडिंग पे भरा है. ठीक है, उसके पीछे कोई स्क्रूटनी नहीं किया गया है कि वाकई जिसने ये फॉर्म फिल किया है क्या उसकी इनकम उतनी ही है. तो कई बार ऐसा होता है कि सर्वे में जाते हैं और वो गलत कम जानबूझ के कम फैक्ट बताते हैं ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए. तो उस सेंस में स्क्रूटिनाइज नहीं किया है. तो इस स्पेसिफिक जो फैक्ट है इसकी इतनी वैलिडिटी नहीं मान सकते. नेक्स्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. सो ओवर 74% ऑफ द एनरोल्ड बिलोंग टू SC, ST, OBC. ठीक है, सो मार्जिनाइज सेक्टर ने ज्यादा आई थिंक इसके ऊपर रजिस्टर किया, वो देख सकते हो. नेक्स्ट अनटैप्ड डेमोग्राफिक पोटेंशियल है. तो एज वाइज एनालिसिस करते हैं तो 61% ऑफ द रजिस्टर्ड वर्कर्स वर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स. ठीक है, ये भी पता लगता है इसके अंदर कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके अंदर कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है. नेक्स्ट परसिस्टेंट जेंडर डिवाइड. तो gender gap shows 53% of the registered worker are female, which highlight over representation of women in informal sector. तो टर्म एक इस्तेमाल करते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ लो पेइंग जॉब्स. ठीक है, या फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल जॉब्स कह सकते हैं. ये ज्यादातर फीमेल्स डोमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, और वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इसके अंदर. नेक्स्ट रूरल अर्बन डिवाइड. तो occupation wise agriculture is at the top, 52% of the enrollment done by those related to domestic or household workers. These sectors that mostly comprise of workers from rural areas. ठीक है, so rural लोगों का participation इसमें ज्यादा दिख रहा है. इसके अलावा ई श्रम पोर्टल के अलावा और क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान था, उसके अंदर हम लोगों ने कोशिश किया कि इन लोगों को कुछ राहत पैकेजेस मिले. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए एक पेंशन स्कीम था. नेक्स्ट लेबर कोड्स हम लोग लेके आए. फिर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसमें हमने कंपनीज को बोला कि अगर आप स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करते हो तो उनका जो 3 साल तक का जो EPF या EPFO का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका, विच इज फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, वो गवर्नमेंट देगी. ठीक है, सो एक तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट था या जो भी एम्प्लॉयर था उसको ये EPF नहीं देना पड़ रहा था. तो ये इस टाइप से इंसेंटिव था. प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, इसके अंदर हम माइक्रो क्रेडिट स्कीम था, 10,000 का लोन दे रहे थे स्ट्रीट वेंडर स्ट्रीट हॉकर्स को. देन दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, आत्मनिर्भर रोजगार योजना, एंड लास्टली दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया. फिर हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है. ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसा हमने पहले डिस्कस किया था वो एक योजना है. ठीक है, सो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. ठीक है, ये सब कुछ स्कीम्स हैं जो आई एम श्योर पहले भी पढ़ रखा होगा. जैसे किसान सम्मान निधि में 6,000 दे रहे थे इन 3 इंस्टॉलमेंट. तो these schemes basically helping out these informal sector workers
मतलब डायरेक्टली नहीं तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस चीज में हिट कर ही रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। तो इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. The nation's quality of life hinges on things becoming better for the masses, informally employed people. ठीक है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है. नीड ऑफ द आर इज टू इफेक्टिवली implement various initiative that already has been taken along with upskilling of the worker population, participating and necessary proficiency to young individuals. ठीक है, तो एक तरीके से क्योंकि इतना लार्ज प्रोपोर्शन है इसके अंदर, तो हम लोगों को इनके वेलफेयर को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा तभी बेटर होगा. अदरवाइज वो जो इनइक्वालिटीज है वो राइज करते रहेंगे. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ई श्रम पोर्टल. किसी को इसमें कुछ ऐड करना है क्या? इसमें जो चैलेंजेस दिए थे वो गीक वर्कर्स पे भी आएंगे. क्वेश्चन आएगा तो वो लिख सकते हैं. हाँ प्रशासन. हाँ, तो इसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था ना, कोविड के टाइम एक अलग डिबेट चल रही थी. जैसे हमने ये देखा कि जो रूरल वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनके लिए मनरेगा का कॉन्सेप्ट था, बट अर्बन लेबर्स के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे, या अर्बन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए. तो एक अर्बन इक्विवेलेंट ऑफ नरेगा, एमजी नरेगा होना चाहिए या नहीं, ऐसा डिबेट चल रहा था. तो बिकॉज ऑफ दी मतलब एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो एमजी नरेगा ने प्रोवाइड करी रूरल वर्कर्स को ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, तो ऐसा लिख सकते हैं कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को हम फॉर्मल कर सकते हैं थ्रू अर्बन इक्विवेलेंट ऑफ एमजी नरेगा. तो उस सेंस में थोड़ा देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट. या राइट, ठीक है. तो दिस वाज अबाउट ई श्रम पोर्टल. आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे. सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग.